हेलो। नमस्कार। 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 कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा एलसीएफ एचसीएफ चैप्टर चल रहा। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम दोस्तों? एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में बेसिक बता दिया था, बस थोड़ा सा बेसिक और रह गया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बेसिक भी बता देता हूँ और उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट वगैरह और बता देता हूँ। एलसीएम एचसीएफ का थोड़ा बेसिक पार्ट और रह गया है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर है, अभी तक जो मैंने आपको बेसिक बताया इसका यूज़ क्या है। एक बात का ध्यान रखना, स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिक पर इतना फोकस नहीं करते जितना वे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं कि बस क्वेश्चन कराओ। तो मैं आपको बता दूं, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे किसी भी चैप्टर के, तो आपको क्वेश्चन लगाने में मज़ा नहीं आएगा, ना ही आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो पहले जो पढ़ने का सही तरीका है वो क्या है, सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए, बेसिक को पढ़ो, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सही है नहीं? तब आपको जाके अच्छा भी लगेगा और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा मैथमेटिक्स में। क्योंकि जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, आप अच्छा स्कोर गेन नहीं कर सकते। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए, अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, अच्छा स्कोर गेन करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना। ठीक, तो पहले मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ और आपको भी इस बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और ये बेसिक पढ़ने के बाद जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको इसका यूज़ दिखाई देगा। अभी तक तो आप इसको हल्के में ले रहे होंगे, ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि क्या है ये, क्वेश्चन कराओ। तो ध्यान रखना एक बात का कि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको इसकी रियल वैल्यू पता चलेगी कि एक्चुअल में ये क्या था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट हमारा वीडियो में नया है तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख कर आइए। यानी कि मैंने पिछली वीडियो भी इस चैप्टर के बारे में बताया है, उसमें और भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। और आज इस चैप्टर का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देंगे हम, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो अब बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको समझाने आया हूँ मैं, वो ये है, आप पहला पॉइंट ये मान लीजिए। पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 है ये। ठीक, आज की क्लास में मैं आपको 2-3 पॉइंट्स वगैरह समझाऊंगा और उसके बाद इस चैप्टर का बेसिक कंप्लीट होगा, फिर हम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट जो है वो ये है, मान लो कि आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, जब किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है। जब किसी संख्या को 12 से 12 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेष 7 बचता है। तो शेष 7 बचता है, शेष 7 बचता है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो वे नंबर्स ज्ञात कीजिए, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपसे ये पॉइंट पूछा गया है दोस्तों, ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, ये एक पहला पॉइंट है आज की क्लास का, जो पॉइंट नंबर 1 समझा रहा मैं आपको। जब किसी संख्या को, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जब किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है तो शेष 7 बचता है। तो आपको भी संख्याएं बतानी है कि वे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनसे आप अगर 12 से भाग लगाते हो तो रिमाइंडर 7 बचता है। तो देखिए, ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 12 के जितने भी मल्टीपल हैं आप वो लिख लीजिए। जैसे कि 12 है, 12 का मल्टीपल 12 तो हो गई होगा। 12 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 24। उससे अगला मल्टीपल क्या होगा? 36। उससे अगला मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा? 48। उससे अगला मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो 60। और इस प्रकार से आगे भी मल्टीपल चलते जाएंगे हमारे, इन्फिनेटिव तक चलते। क्योंकि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो इन्फिनेटिव तक होते हैं। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो असंख्य होते हैं और इन्फिनेटिव तक जाते हैं, जबकि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनकी एक निश्चित संख्या होती है। तो देखो,
ये जो 12 का मल्टीपल है, ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं आपको जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7। तो आप क्या करो, ये सारे के सारे, हमारा पहला काम क्या हुआ कि 12 से भाग देने पर से 7 बचना चाहिए। तो हमने पहला काम क्या करा, 12 के सारे मल्टीपल लिख लिए, 12 के हमने मल्टीपल लिख लिए, ठीक। अब 7 शेष बचाना है। आप क्या करो, इन नंबर्स में 7 को ऐड कर दो, आप इन नंबर्स में 7 को ऐड कर दो, आप इन नंबर्स में सबको क्या कर दो, 7 को ऐड कर दो, 7 को ऐड कर दो। अगर आप 7 को ऐड करते हैं तो कौन कौन से नंबर मिलेंगे आपको, देखो 12 और 7 19, यहाँ नंबर मिला आपका 19। अगर आप यहाँ देखो 24 और 7 कितना होता है, 31। 24 और 7 कितना होगा, 31। और यहाँ देखेंगे अगर हम 36 और 7 कितना होता है, 36 और 7 होता है 43, 45। 48 और 7 कितना होगा यहाँ पर, 56। और यहाँ पर 60 और 7 कितना होगा, 67। अब दोस्तों ये सारे के सारे भी नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। अगर आप इनमें 12 का डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 7 बचेगा। ये बात आप समझ गए या नहीं समझे। तो जब भी आपसे इस बात को पूछा जाता है, जब भी आपसे आपके क्वेश्चन में ये बात पूछी गई हो, देखो इसमें करने का तरीका क्या था, ये पॉइंट नंबर 1 है आज की क्लास का। अच्छे से समझना है, ढंग के साथ समझना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक। पढ़ने का जो सही अप्रोच है वो यही होता। पहले आप बेसिक पर कमांड बनाइए। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होते तो आपके क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती, आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला था इन्होंने, जब किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। तो वे संख्याएँ याद कीजिए। तो क्या आप वे संख्याएँ नहीं बता सकते? इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या होता है, यही कि जिस संख्या से हमें भाग करना था उस संख्या से भाग करने पर 7 शेष बच रहा था, तो हमने क्या करा, 12 के मल्टीपल लिख लिए। उसके बाद जितना हमारा रिमाइंडर था उन मल्टीपल्स में हमने वो ऐड कर दिया, तो 7 शेष बचेगा हमारा। अब ये जितने भी नंबर हैं इनमें आप किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। चाहे आप यकीन नहीं मान रहे तो आप इनमें से कोई भी नंबर उठाइए। सपोज करो कि मैंने नंबर उठा लिया 48। आप इस नंबर में 12 से डिवाइड करो और देखो जो क्वेश्चन ने कहा है वो इस शर्त को फॉलो कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर आप इसमें 12 से डिवाइड करते हैं, कौन सा नंबर उठाया हमने, सपोज करो 43 है, 48 नहीं 43 है। और अगर आप इसमें 12 का डिवाइड देते हो, 12 से डिवाइड देते हो तो 12 तिया 36, माइनस करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। तो क्या 43 भी एक नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है। 43 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप 12 से डिवाइड देते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं फाइंड आउट कर लोगे। अगर आप किसी नंबर में 12 से भाग देते हो तो वे संख्या 19 भी हो सकती, 31, 43, 56, 67 और आगे भी इस प्रकार से संख्याएं हमारी चलती रहती हैं। तो पहला तरीका तो ये होता है सवाल को सॉल्व करने का। एक अप्रोच और होती है जो दूसरा तरीका होता है, उसको भी समझ लीजिए। सेकंड मेथड जो होता है सवाल को सॉल्व करने का वो क्या होता है, देखिए जब किसी नंबर को आप 12 से भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7। रिमाइंडर कितना बचता है, 7। तो आप इसमें देखो कि अगर आप जैसे कि 12 है, 12 से भाग देने पर 7 रिमाइंडर बचता है। कितना रिमाइंडर बचता है, 7। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, 7 को घटा भी सकते हो। ये रिमाइंडर बचता है तो 7 आप इसमें से क्या है, घटा भी सकते हैं। जैसे कि अगर आपका मल्टीपल, जैसे कि 12 का मल्टीपल क्या होता, 12 है। फिर अगला मल्टीपल क्या होगा, 24, 24, 36 और इसके बाद क्या आएगा, 48 ये होगा। अगर आपको 7 शेषफल बचाना है तो आप इसमें से 7 प्लस भी कर सकते हैं 12 के मल्टीपल में और 7 माइनस भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें से 7 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, अगर आप 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। या एक काम करिए, जैसे कि इसमें से अगर आप 7 घटाते हैं तो कितना बचेगा, अगर आप इसमें से 7 घटाओगे तो आपका जवाब होगा 19। कितना बचेगा, 24 में से 24 में से अगर आप 7 घटाओगे तो कितना बचेगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने क्या करा, 12 के मल्टीपल लिख लिए, 12, 24, 36, 48। तो 12 से भाग देने पर रिमाइंडर 7 बचता है। तो एक काम करेंगे, आप 12 का और 7 का डिफरेंस देख लेंगे। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। दूसरा तरीका ये होता है, अगर आप इनमें से 5 को घटा देते हैं, 5,
अगर आप 5 घटा देते हैं तब भी हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर 7 ही बचेगा। जैसे कि आप 12 के मल्टीपल में से 5 घटा दो, इसमें से भी अगर आप 5 घटाते हो, इसमें से भी अगर आप 5 घटाते हो और इसमें से भी अगर 5 घटाते हो, तो यहाँ क्या बनेगा 7, यहाँ क्या बनेगा 19, यहाँ क्या प्राप्त होगा हमारा 31 और यहाँ क्या प्राप्त होगा हमारा 43। तो 2 तरीके होते हैं इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के। देख लो 19, 31, 43, ये आ गए नहीं नंबर वही वाले 19, 31, 43, 56, 67, वही नंबर प्राप्त हो रहे हैं आपको। तो जब भी आपसे इस प्रकार की कोई लैंग्वेज दी गई होगी क्वेश्चन में, इसका बेनिफिट आपको क्वेश्चन में मिलेगा। हाँ, आज की क्लास जो है, जो आप लोगों को मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को ये 100% समझ ना आए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। 100% आपको तो ये पूरी कंप्लीट वीडियो देख लो, और अगर आपको कम समझ में आया है थोड़ा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जब मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको जो है ना 100% समझ में आएगा। तो आप इन दोनों मेथड से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? चलिए मैं अब इसको रफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक, चलिए आप इन दोनों मेथड से सवाल सॉल्व कर सकते। सवाल सॉल्व करने में और उससे बड़ा मज़ा आएगा सवाल करते वक्त। और जिनने इन बेसिक्स कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा तो वो रोगा सवाल करते हुए, इस बात को ध्यान रखना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो, ये डिपेंड आप पर करता है। तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 व 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इसको करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आपको करना क्या है, 12 और 18 का एलसीएम लेना है। तो 12 × 18 का क्या निकालना आपको, एलसीएम। 12 × 18 का क्या निकालना है, लो बड़ा बड़ा लिखो, एलसीएम। तो आप बताओ 12 और 18 का एलसीएम कितना निकल का आएगा, ओरली बता दो। आपका जवाब होगा 36 आएगा एलसीएम हमारा। 12 और 18 का अभी बताऊंगा मैं आपको कि हम एलसीएम ही क्यों ले रहे हैं, ये बात भी हम आपको बताएंगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखो। 12 और 18 से भाग देने पर 12 और 18 का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना है, 36। 12 और 18 का एलसीएम 36 है। अब ये एलसीएम सही है या गलत है, इसके लिए आपको एलसीएम की डेफिनेशन पता होना चाहिए। एलसीएम की डेफिनेशन क्या था, दी गई संख्या जो है ना वो 12 से भी डिविजिबल है कम्प्लीटली और 18 से भी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नंबर ठीक है। एलसीएम हमारा, एलसीएम का जो नंबर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है, सही है। अब इन्होंने बोला है 12 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब एक बात बताओ, अगर आप इस नंबर को 36 को 12 से डिवाइड देते हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा, आपका जवाब होगा 0, जबकि सवाल में क्या बोला गया था, 3 शेष बचे। अगर आप इस नंबर को 18 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो हमें 0 थोड़ी बचाना, हमें कितना बचाना है, 3। तो 3 शेष बचाने के लिए मैं इस नंबर में क्या करूँगा दोस्तों, प्लस का 3 ऐड कर दूँगा, 3 बढ़ा दूँगा इस नंबर में, तो नंबर क्या बनेगा वो हमारा 39। तो यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है इसका आंसर है, या नहीं समझ पाए हो या नहीं है? अब देखो, क्या ये जो नंबर निकल कर आया ये इस क्वेश्चन की शर्त को फॉलो कर पा रहा या नहीं कर पा रहा, इसको भी समझेंगे हम। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जिसे 12 व 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अगर आप 39 को, ये जो नंबर है 39, अगर आप 12 से भाग देते हो, 12 से भाग लगाते हो, 3 शेष बचेगा, बिल्कुल ठीक है। 12 से भाग देने पर 3 शेष तो बचना था, ये 3 शेष बच रहा है। अगर आप इस नंबर को 18 से भाग लगाते हो तब भी कितना शेष बचेगा, प्रत्येक दशा में 3। तो ये जो नंबर है 39, ये बिल्कुल सही है हमारा। और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या बताना है, छोटे से छोटा, क्योंकि ये देखो छोटी से छोटी संख्या, तो 39 वह छोटे से छोटा नंबर है जिसको आप 12 से भाग लगाओ चाहे 18 से भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 3 शेष बचेगा। तो इस तरीके के सवाल को करने का ये एक अप्रोच होती है, ठीक, बेसिक कंसेप्ट है इसका। ये इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, इसको भी नोट करो, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और मेथड क्या हो सकता है इस सवाल को सॉल्व करने का, और मेथड क्या है,
और मेथड जो होगा इस सवाल को सॉल्व करने का बस यही है, इसी से ध्यान रखना है। और मेथड जो भी होगा वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कीजिए। और अगला पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। ठीक, ये जो पॉइंट था वो तो ये था, प्रत्येक दशा में सेम शेष बच रहा था। ठीक, प्रत्येक दशा में क्या बच रहा था, सेम शेष बच रहा था हमारा। इसमें माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, इसमें प्लस ही कर देते एलसीएम लिख के। तो ये समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? आई होप कि आप अच्छे समझ पाए होंगे। तो देखिए, अब मैं आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट लेकर आया हूँ। अगला पॉइंट क्या है? पिछला पॉइंट आप समझ गए थे अच्छे से, बोल लो। पिछला पॉइंट समझ गए थे ना? हाँ, ये जो अच्छे से समझ में आएंगे ना, ये आप लोगों के जब ये जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों, ये तभी आएंगे जब आप क्या करोगे, इनमें क्वेश्चन में लगाओगे इनको। जब मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो आप बेटर तरीके से समझ सकते हो, अच्छे से समझ पाओगे या नहीं? बिल्कुल। तो अब इसको आप पढ़िए, एक बार पढ़ो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 व 18 से भाग करने पर क्रमशः 10 व 16 शेष बचे। आपको डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? पहले वाले पॉइंट में क्या बोल लगाया था हमसे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा था। चाहे आप 12 से भाग लगा लो या आप 18 से भाग लगा लो, प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा था। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग रिमाइंडर बच रहा। आप 12 से भाग लगाते हो तो 10 शेषफल बचता है, 12 से भाग लगाते हो तो कितना शेषफल बचता है, 10। और 18 से भाग लगाते हो तो कितना शेषफल बचता है, 16। तो आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा या नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसको करने का तरीका क्या होता, आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग हो तो आप एकदम समझ गए होंगे इस बात को। अब ये देखो, ये जो 12 से भाग लगाते हैं तो 10 शेष बचता है, 18 से भाग लगाते हैं तो 16 शेष बचता है। यानी कि अलग अलग शेषफल बच रहा, डिफरेंट शेषफल प्राप्त हो रहा, अलग अलग रिमाइंडर बच रहा। जब अलग अलग रिमाइंडर बचता है तो हम उस सवाल को कैसे डील करेंगे, उस सवाल को करने का तरीका क्या होता? तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, 12 का और 18 का एलसीएम लेना है। 12 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? आपका जवाब होगा 12 से भाग देने पर तो 10 शेषफल बचता है। 18 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है? आपका जवाब होगा 18 से भाग देने पर 16 शेषफल बचता है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना पहले। तो 12 में और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस, 2 का। 18 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का। डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर घटा दोगे, डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा डिफरेंस निकल कर आया 2 का। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, 12 का और 18 का एलसीएम निकालना है। 12 का और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम तो आपको हम समझा ही चुके हैं। 12 और 18 का एलसीएम क्या निकल कर आता है, 36। निकालना तो आता ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको एलसीएम निकालने का मेथड बताया था। अब अगर आप 12 से भाग लगाते हो, फिर वही बात, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। जबकि हमारे क्वेश्चन की जो शर्त है वो ये है कि 10 शेषफल बचना चाहिए था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 10 जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 46 में अगर आप 12 से भाग लगाओगे 10 शेषफल तो बचेगा। क्या 18 से भाग देने पर कभी भी 16 बच सकता है, नहीं बच सकता। तो अब हम करते क्या हैं, ये जो 12 और 18 का एलसीएम निकल कर आया 36, इसमें आप क्या करो, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस निकल कर आया है हमारा कितने का, 2 का, आप इसमें से क्या करो, 2 घटा दो। आप इसमें से क्या करो दोस्तों, 2 घटा दो। अब ये जो नंबर प्राप्त हुआ हमारा वो कितना आगा, 34। अब आप देखो 34 एक ऐसा नंबर है, अगर आप 12 से भाग लगाते हो इसमें, इस प्रकार से 12 से भाग लगा लो, चलो बच्चों की तरह। 34 अगर आप इसमें 12 से भाग लगाते हो तो 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना बचेगा, 10। यही तो सवाल में बोल रहा था, 12 से भाग लगाने पर 10 शेषफल बचना चाहिए। तो 34 एक ऐसा नंबर है, अगर आप इसमें 12 से भाग लगाते हो तो 10 शेषफल बच रहा। इधर देखो, अगर आप 18 से भाग लगाते हो 34 में, 18 से भाग लगाते हो 34 में, तो 18 का ना 18, कितना बचा, 6, 16 बचेगा नहीं। तो ये जो 34 है 18 से भाग लगाने पर भी कितना बच रहा शेषफल, 16। तो इसका मतलब यही क्या है, हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, अब इसमें हमने क्यों घटाया, देखिए इसको करने का तरीका क्या है,
वह छोटी से छोटी संख्या आ गई ना, इसलिए तो एलसीएम निकाल ले। एलसीएम की डेफिनेशन नहीं बताया था हमने। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या उससे पूर्णतः विभाजित होती। अगर छोटी से छोटी आता सवाल में तो एलसीएम निकालते। क्यों निकालते? क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन ही में आता है ये छोटी से छोटी। बड़ी से बड़ी आ जाती है तो हम एचसीएफ निकालते। एचसीएफ क्यों निकालते? क्योंकि एचसीएफ की डेफिनेशन में होता वह बड़ी से बड़ी संख्या। आ गया नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें था वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम की डेफिनेशन में। तो जब ये छोटी से छोटी संख्या आती है तो इसका मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या आती है तो एचसीएफ। ये बात भी रटने की नहीं है, ये तो डेफिनेशन से आई निकल के बाद, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले पिछला वीडियो देखिए, तब इसको समझिए। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए हैं मैंने उसमें, बहुत डिटेल्स है, ठीक। चलिए, तो ये बात समझ पाए हो या नहीं समझ पाए? तो इस प्रकार से सवाल करना है। अगर आपके डिफरेंट रिमाइंडर बचते हैं, अलग अलग शेषफल बचते हैं, तो आपको क्या करना होता, उनका बीच में डिफरेंस निकालना होता और फिर उसको ही घटाना होता। ये अंतर है, अंतर, तो इसको अंतर कर देंगे, बस इसमें से घटा देते हैं हम। तो ये वाला पॉइंट भी आप समझ गए। इन पॉइंट्स पे जितने भी मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए हैं, इन पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आगे। अपकमिंग वीडियो में हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको कुछ नेक्स्ट बातें बता देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो बता देते हैं हम आपको। देखिए, अब मैं आपको ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। कभी कभी फैक्ट में पूछ लिया जाता है, आपका तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में कभी कभी ये फैक्ट डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। और क्वेश्चन में तो आप इनका यूज़ है ही, उसमें तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में तो यूज़ है ही इनका, ठीक है। गर्मी बहुत विकट हो रही है आज, टेम्परेचर बहुत हाई है। चलिए, इसमें देखिए, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, पहला नोट है, किन्हीं दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। आपको कोई भी दो लगातार सम संख्या लेने, इवन नंबर, तो आप कोई भी दो लगातार इवन नंबर लेते हैं तो उनका एचसीएफ 2 होता है हमेशा। समझ में आ गई बात? याद रखना ये भी कि किन्हीं दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है। अगर तो लगातार संख्याएँ हैं तो उनका एचसीएफ 1 होता है। कोई भी दो लगातार संख्याएं अगर देखने को मिलती हैं आपको तो उनका एचसीएफ 1 होता है। और एक बात और ध्यान रखना है, जो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं, सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं, उनका एचसीएफ भी कितना होता, 1। क्योंकि सहभाज्य संख्या की तो डेफिनेशन ये है, बे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो चाहे दो अगर लगातार संख्याएँ हैं, अगर कोई दो लगातार संख्याएँ हैं तो उनका एचसीएफ कितना होगा, 1। सहभाज्य संख्याओं का भी एचसीएफ कितना होता है, 1। दूसरा ये प्राइम नंबर का जो एलसीएम है, अगर आपको दो प्राइम नंबर दे दिए जाते हैं और आपसे उनका एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, तो उनका जो एलसीएम होगा वो उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता। दो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो प्राइम नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। आपको अगर प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो आप सीधे के सीधे क्या कर लोगे, उनकी मल्टीप्लाई कर लो, और जो उनका प्रोडक्ट आता है निकल कर, वही हमारा क्या होता है, उनका एलसीएम निकल कर आता। अभी इस पॉइंट को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। किन्हीं दो लगातार सम संख्याओं का, जैसे कि मान लो कि दो लगातार सम संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, 6 और 8 हैं। बोल लो, 6 और 8 ये दोनों लगातार सम संख्याएं हैं, ठीक। इस प्रकार से लिखो, ये 6 एक संख्या है सम, इसके बाद 8, 6 और 8 ये दो लगातार सम संख्याएं हैं। आप कोई भी ले सकते हो। इनका जो एचसीएफ है वो कितना होता है, 2। कैसे होता है, इसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब एचसीएफ में कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 2 की भी क्या लेंगे हम, मिनिमम पावर। 2 की भी क्या लेंगे हम, मिनिमम पावर। यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो मिनिमम वाली लेते हैं तो 2। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर 10 और 12 को भी ले सकते हैं, कोई भी दो लगातार सम संख्याएं ले सकते हैं। इसको आप 2 × 5 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है एचसीएफ निकालने का। इसको आप 4 × 12 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं। अब बताओ कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, आपका जवाब होगा कॉमन फैक्टर 2 है, और 2 में भी हम मिनिमम पावर लेंगे, तो मिनिमम पावर क्या है, 2। एचसीएफ कितना निकल कर आया इनका, 2। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए। इस दुनिया की कोई भी दो ऐसे सम संख्याएं लेनी हैं जो लगातार हों। इस दुनिया में कोई भी दो लगातार सम संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा और हमेशा 2 होता है। ये बात मैंने आपको
समझा भी दी कि कैसे 2 होता है। इसके अलावा 18, 20 कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले सकते हैं, उनका आप एचसीएफ निकालना, 2 ही निकल कर आएगा। ठीक, अगर 2 से अगर 2 से अलावा या 2 से अलग अगर और कुछ निकल कर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कि हमने 2 लगातार सम संख्या ली थी और आपने बताया था कि 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है, यहाँ तो कुछ और ही निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके, क्या पता आप नई खोज कर दो, कोई नई रिसर्च कर दो। ऐसे स्टूडेंट्स की तो हमें ज़रूरत भी है। ठीक है, नहीं, हमारे देश के लिए ऐसे स्टूडेंट्स तो ज़रूरी हैं जो नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो क्या पता आप कर ही दो भाई। ठीक, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर 2 लगातार संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ 1 होता है। सपोज करो कि 19 और 20 है, आप बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा? 19 और 20 का एचसीएफ 1 होगा। ये लगातार संख्याएं थी। हो सकता है 22 और 23 हो, 22 और 23, इनका एचसीएफ भी क्या होगा? 1, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। प्राइम नंबर का एलसीएम प्राइम नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। मान लो कि कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, सपोज करो कि मैं 5 और 7 लेता हूँ। आपको इनका एलसीएम निकालना, 5 और 7 का एलसीएम निकाल लोगे आप, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया था? 5 लिखेंगे, देख फिर रहा नहीं, देख रहा है, चलो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 7। अब इस प्रकार से डिवाइड देंगे, तो पहले 5 से डिवाइड देंगे, फिर 7 से, तो 5 7 35। इनका एलसीएम क्या निकल कर आया? 35। 5 और 7 का एलसीएम कितना निकल कर आया? 35। और इनका अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो कितना आएगा? आपका जवाब होगा 35। तो ये बात भी बिल्कुल 100% ट्रू है कि 2 प्राइम नंबर जो होते हैं उनका एलसीएम कितना होता है? उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है, उनके गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन पर बेस्ड सवाल भी बनता है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। वो तो मैं आपको बताऊंगा ही कौन कौन से सवाल बनते हैं, कौन कौन से टाइप के सवाल बनते हैं एलसीएम एचसीएफ के। एलसीएम एचसीएफ के कौन कौन से टाइप बनते हैं, सारे टाइप हम आपको पढ़ाएंगे, सारे के सारे टाइप आपको कवर कराएंगे। ये आप बेसिक अच्छे से पढ़ लो पहले। ठीक, बेसिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए, अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं या बढ़िया मैथ करना चाहते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज तो कम रखने हैं और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। 3 किताबें पढ़कर सिलेक्शन नहीं होगा आपका, 3 किताबें पढ़कर कभी सिलेक्शन नहीं होता। एक किताब को ही 3 बार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, 3 अलग अलग किताबों को मत पढ़ो आप, एक ही किताब को 3 बार पढ़िए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं यही कहता हूँ, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सिलेक्शन के लिए सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती है। सिलेक्शन के लिए सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और सिलेक्शन के लिए सबसे मेन चीज़ ज़रूरी होती है सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ना। सेलेक्टेड चीज़ों का मतलब होता है क्या चीज़ हमें पढ़नी है और कौन सी चीज़ हमें स्किप करनी है। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो बिना मतलब की चीज़ें पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स में उनका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक भी एग्ज़ाम में दिखाई नहीं देती, बस उनको पढ़े जा रहे हैं बिना मतलब में। तो इससे आपका समय भी ख़राब होगा और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है? सबसे मेन चीज़ जिस पर आपको फोकस करना है वो है क्या चीज़ हमें पढ़नी है और क्या चीज़ हमें स्किप करनी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, 3 अलग अलग किताबों को पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होता है जो एक ही किताब को 3 बार निकालता है, 3 बार पढ़ता है। ठीक, कम पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। ठीक, ये बात ध्यान रखना है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ और बात बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस बेसिक तो बता दिया, एक पॉइंट और ध्यान रखना, आपको डिविजिबिलिटी रूल, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता के नियम। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल आपको किस किस के पता होने चाहिए? 2 का, 3 का, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और हो सके तो 11 का। इनके आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, अगर नहीं पता तो पता करने पड़ेंगे। ठीक है,
यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड होने की क्या पहचान है, हमें कैसा पता चलेगा कोई नंबर 3 से डिवाइड है, हमें कैसा पता चलेगा कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, कोई नंबर 5 से कैसे डिवाइड होता है। तो आपको ना इन संख्याओं के 2 के, 3 के, 5 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, इनके डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। और अगर आप मेरे से नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो नंबर सिस्टम में तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा ये डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो मेरे से तो नंबर सिस्टम में तो मैं आपको खूब डिटेल से बताऊंगा इनको, और ये भी बताऊंगा कि किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बनता कैसे है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारा 2 का नियम, 3 का, 9 का, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। कई बार मैं एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन ना डिविजिबिलिटी रूल से भी कर दूंगा, डायरेक्ट सोल्व वोल्व नहीं करूंगा, ऑप्शन से डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा और ये क्या होगा, सोल्व कर दिया जाएगा आपके सामने। तो मैं कई बार यूज करूंगा डिविजिबिलिटी रूल क्वेश्चन सोल्व करते समय, तो आपको जो है इन डिविजिबिलिटी रूल को भी पढ़ कर आना है, ठीक। अरे वही यार, जैसे कि 2 से कटने वाली संख्या, अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या 2 से कटती। 3 का रूल क्या होता, 3 का रूल होता अगर कोई नंबर, किसी नंबर के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता, ठीक है। अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 9 है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होता। इस प्रकार से डिविजिबिलिटी रूल हैं, आपको ये पढ़कर आने हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का जो बेसिक था वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट वीडियो में कराई जाए, अपकमिंग लेक्चर्स जो होगा हमारा, अगली वीडियो में मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के जो इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं वो सारे कवर कराऊँगा, ठीक है। अब आपसे मेरी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, जितना भी मैंने भाई ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का बेसिक बताया है, आप एक बार इस पूरे बेसिक को पढ़ कर आना, रिवाइज़ कर आना, शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट बेसिक पढ़ कर आना। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस, उनको हम करेंगे और आपको बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। कौन कौन से टाइप बनते हैं वो सारे कराऊंगा मैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।